अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। तो हम देखेंगे कि इसे कैसे करना है। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास है जिसमें स्टूडेंट हैं 3। उन तीनों स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल नेम, एज, रोल नंबर, ये तीनों के लिए सेम है। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम एक डाटा टाइप में यूज़ करेंगे, मतलब एक डाटा टाइप बनाएंगे जो इन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेगी हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंटली अलहदा। उस डाटा टाइप को हम पहले नहीं यूज़ किया, उसे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। और उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि क्लास लिखते हैं। क्लास के आगे हमने उस क्लास को जो नेम देना होता है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट दे दिया। अब ये जो स्टूडेंट है ये एक डाटा टाइप बन गया जो कि एट्रीब्यूट कंटेन करती है, कौन से नेम, एज, रोल नंबर या और भी कोई एट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसे हम क्लास डाटा टाइप है जो उसे हम यूज करेंगे हर स्टूडेंट की एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज को इनपुट लेने के लिए और इनको डिस्प्ले करने के लिए। अब हमने यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है कि हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर हम जो डाटा टाइप्स हमने लिखी होती हैं, फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट हमारा नेम है, एज है, रोल नंबर है, हम वो इसके अंदर लिख देंगे। अब ये जो पब्लिक है ये हमने इसलिए लिखा है, जब ये हम पब्लिक लिखते हैं तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है बी, ए हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ए, और एक ऑब्जेक्ट हमने सी। अब ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा सेव करवाएगा, जो ऑब्जेक्ट बी है वो दूसरे स्टूडेंट का, और जो ऑब्जेक्ट सी है वो तीसरे स्टूडेंट का। इसलिए हमें जितने स्टूडेंट चाहिए होंगे हम उतने ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इस स्टूडेंट या एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे ए डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। आगे जो हमने एट्रीब्यूट जो हमने नाम दिया हुआ है वो लिखेंगे और आगे हम इसे दे देंगे। अब दूसरा केस आता है कि अगर हम इसके ऊपर पब्लिक नहीं लिखते तो ये बाय डिफॉल्ट इन एट्रीब्यूट को प्राइवेट कंसिडर कर लेता है कि हमने इस क्लास के बाहर इन प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते इन एट्रीब्यूट को। उसके लिए हम दो फंक्शन यूज करते हैं। एक वाइड सेट का फंक्शन होता है वाइड गेट का। अब इसकी कोडिंग करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे करने के लिए। सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे और आगे क्लास का नाम, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करनी है। फिर हम पब्लिक के साथ पहले करेंगे, यानी कि इसके पब्लिक रखेंगे एट्रीब्यूट ताकि ये एक्सेस किए जा सकें क्लास से बाहर। स्ट्रिंग नेम, एट्रीब्यूट का नेम रखा, उसके बाद इंटीजर एज रखा, उसके बाद इंटीजर रोल नंबर रखा, एंड सो ऑन। जो हमने रखना है वो रख लिया। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आएंगे। मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने क्या काम करना है, स्टूडेंट क्लास का नेम लिखा और आगे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पास डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने ए डॉट नेम लिखा, अली लिख दिया। इसी तरह ए डॉट एज लिखा, आगे 12 लिख दिया। इसी तरह ए डॉट रोल नंबर लिखा और आगे 23 लिख दिया। इसी तरह हम अगर दूसरे स्टूडेंट का भी डाटा एंटर करना है तो हम लिखेंगे स्टूडेंट, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और बी डॉट नेम लिखेंगे और आगे उसका स्टूडेंट का नेम, फॉर एग्जांपल सना लिख दिया। इसी तरह बी डॉट एज लिखेंगे और उसका स्टूडेंट 34 फॉर एग्जांपल लिख दिया। इसी तरह बी डॉट उसका रोल नंबर लिखेंगे और उसका भी वैल्यू दे दी। इसी तरह अगर हमारे पास तीसरा स्टूडेंट आता है तो उसका भी इस तरह ही क्रिएट करेंगे। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें हर स्टूडेंट के लिए अलग-अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो स्टूडेंट जो कि डाटा टाइप हमने बनाई है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, उसकी एक अरे बना लेते हैं और अरे का साइज उतना रखना है जितना हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे। फिर हम लगाएंगे फॉर लूप। इंट आई से ये स्टार्ट होगी, कंडीशन लगाएंगे आई शुड बी लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस। यूजर से वैल्यू लेंगे, सी इन डायरेक्ट करवा लेते हैं। सी इन अरे के आई पे नेम एंटर करवा दो। अब ये जो अरे का आई है ना, इधर ये अरे का इंडेक्स है, जो ये अरे का आई ये जो इंडेक्स है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। और फिर अरे के आई पे यानी कि इस ऑब्जेक्ट की एज भी एंटर करवा दो। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट की यानी कि अरे का आई है जो इंडेक्स, वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका रोल नंबर भी एंटर करवा लो। और इस तरह ये कंडीशन चलती रहेगी अंटिल ये फॉल्स हो जाएगी। अब ये इंफॉर्मेशन इनपुट तो कर ली है, अब इसको
आउटपुट शो करवाने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे इस क्लास के अंदर ही void टाइप का, और उसका नाम रखेंगे info। इसमें से कोई पैरामीटर पास नहीं करवाएंगे, वो मैं बताती हूँ क्यों नहीं करवाएंगे। नीचे आएंगे, एक फार लूप हमने ऊपर लगाई है वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, एक फार लूप हम नीचे लगाएंगे वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। अब मैंने जैसे कि बताया कि ये जो अरे का आई है ये यहाँ पे हमारे पास एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इन्फो का फंक्शन कॉल कर देंगे। तो क्या होगा कि ये जो इन्फो का फंक्शन है इसमें हमें फिर ऑब्जेक्ट के बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा उसकी वैल्यू को आउटपुट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट खुद ही उसे कॉल करेगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो अरे का इंडेक्स है ये ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट है, तो जब जब उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी वो उसकी वैल्यू प्रिंट करवाता जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। और ये मैंने सना एंटर करवाया, इसका एज एंटर करवाई, इसका रोल नंबर फॉर एग्जांपल एंटर करवाया, उसके बाद मैंने अली एंटर करवाया, उसका रोल नंबर, उसकी एज, और ये देखें मेरे पास सारा डाटा शो हो रहा है। अब हम इसे डाटा मेंबर को पब्लिक अगर हटा देते हैं तो रन करके देखते हैं। पब्लिक हटा दिया तो हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास एरर दे रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये प्राइवेट है तो ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हमने नेम को प्राइवेट रखा है और बाकी सब को पब्लिक रख लिया एग्जांपल के लिए। अब ये जो नेम है ना, इसको अगर हमने एक्सेस करना है तो हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ना है void set name, और एक फंक्शन हमें यूज करना पड़ना है void get name उसकी वैल्यू को लेने के लिए, एक उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए और एक उसकी वैल्यू को लेने के लिए। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे अब जहाँ पे हम नेम एंटर करवाने हैं यहाँ पे नेम नहीं करवाएंगे, हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे एस के नाम की। स्ट्रिंग का नेम कोई भी हो सकता है। सीन करवाएंगे यूजर से, क्योंकि नेम हम यूजर से ले रहे हैं। अब यहाँ पे सी एन स्ट्रिंग तो ऑलरेडी हो गई है ना, अब हम सिर्फ क्या कर, अब यहाँ पे स्ट्रिंग ऑलरेडी इनपुट हो गई है तो यहाँ पे हम इनपुट नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो अरे का इंडेक्स है यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी चल रहा है उसके जरिए हम कॉल करेंगे कौन सा फंक्शन, सेट नेम का फंक्शन। और सेट नेम के फंक्शन में क्या जाएगी, स्ट्रिंग, जो कि हमने यूजर से लिया है यानी कि नेम। अब नीचे से पैरामीटर जा रहा है तो जाहिर है उसे ऊपर से भी किसी ने कैरी करना है, तो स्ट्रिंग एस आ रही है। अब ये चूंकि अंदर नेम, अब ये नेम बॉडी के अंदर है, किसकी बॉडी के अंदर, क्लास की बॉडी के अंदर। इसे हम अब स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, हमने कर लिया। और गेट नेम में हम नेम को सी आउट करा देंगे, बस इतनी सी बात थी। अब हम इसे रन करेंगे तो ये डाटा शो करवाएगा। ये देखें मैंने एंटर किया सना, इसकी एज एंटर की 23, इसका रोल नंबर एंटर किया 13, अली एंटर करवाया, इसकी एज एंटर की 34, इसका रोल नंबर 23। और ये देखें मेरा पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम किसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। जैसे अदर फंक्शंस होते हैं क्लासेस में या वैसे भी फंक्शन होते हैं, उन्हें हम मेन फंक्शन में जाके प्रॉपर कॉल करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जाके मेन फंक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है। अब देखेंगे कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स का होता है। हमारे पास 3 मेजर टाइप्स है कंस्ट्रक्टर की। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी उसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं फर्दर, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, बट कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है जो हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। और ऑब्जेक्ट कब डिस्ट्रॉय होता है, जब मेन फंक्शन से बाहर निकलता है। अब हम इसे कोडिंग से जरिए देखते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है डेव C++।
इसमें हम देखेंगे कि अब कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने का एक सिंपल सी चीज है कि हम जो क्लास का नेम होता है ना, हम वही लिखते हैं, सिंपल, उसकी कोई डाटा टाइप नहीं लिखते, सिर्फ क्लास का नेम और आगे ब्रेसेस। अब ये जो है ना, इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होता है जब हम मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये स्टूडेंट क्लास का नेम हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिएगा ये रन होगा और ये हमारे पास रन हो रहा है। अब दूसरी टाइप जो हमने कंस्ट्रक्टर की देखी है वो होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसका भी सेम वही प्रोसेस है कि हम क्लास का नेम लिखते हैं और आगे ब्रेसेस, लेकिन इसमें हम पैरामीटर्स भी पास करेंगे। अब पैरामीटर्स हम क्या पास करेंगे, जो हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि स्टूडेंट बी, और ये कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम एक नाम भेजेंगे, फॉर एग्जाम्पल उर्वा। एक हमने इंटीजर उसकी एज भेज दी और ये हमने उसका रोल नंबर भेज दिया, जो जो एट्रीब्यूट हमें रिक्वायर्ड थे ऊपर। अब हमें फंक्शन की जरूरत नहीं है इनको लेने के लिए। ऊपर हम लिखेंगे स्ट्रिंग एस, किसके लिए, नेम को लेने के लिए, इंटीजर ए एज को लेने के लिए, एंड इंटीजर बी रोल नंबर को लेने के लिए। यहाँ पे हम करेंगे नेम इज इक्वल टू एस, age is equal to A and roll number is equal to B। और नीचे हम इसे आइडेंटिफाई करने के लिए सी आउट करवा देंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होने चाहिए। किस तरह दोनों कॉल होने चाहिए कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसे स्टूडेंट वाला ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए, और जो बी ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उसे ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पास करना चाहिए। अब हम इसे रन करके देखते हैं तो ये देखो दोनों कंस्ट्रक्टर हमारे पास रन हो रहे हैं। अब तीसरा कंस्ट्रक्टर क्या हमने देखा था, कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट का नाम है सी। इसे दो वेज से हम देख सकते हैं। ये ए अंदर भेज दिया। ए क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे ए नहीं भेजते क्योंकि ए तो डिफॉल्ट है। बी भेजेंगे, बी है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बी की वैल्यूज को कॉपी करेगा ऑब्जेक्ट सी के अंदर। अब ऊपर हम क्या करेंगे कि ऐसे ही हम बनाएंगे जैसे बाकी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, स्टूडेंट। अब इसके अंदर स्टूडेंट डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट आएगा विद एड्रेस, और कौन सा ऑब्जेक्ट हम कॉपी कर रहे हैं, बी, और कॉपी किस में कर रहे हैं, सी में, जैसे कि हमने नीचे देखा है। ये यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम जो नेम होगा, किसका नेम, ये है ऑब्जेक्ट सी का नेम, इसे वैल्यू देंगे किसके नेम की, ऑब्जेक्ट बी के नेम की। और इसी तरह एज, किसकी एज, ऑब्जेक्ट सी की एज को किसकी वैल्यू देंगे, बी की एज, और इसी तरह रोल नंबर को भी। और नीचे हम इसे लिख देंगे सी आउट। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कौन सा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर कॉल होने चाहिए। कौन कौन से, इस वाले ऑब्जेक्ट को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए, इस वाले को पैरामीटराइज्ड, और इस वाले को कॉपी। तो हम रन करके देखते हैं कि ये क्या करते हैं या नहीं। तो ये देखें तीनों कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर भी हमारे पास सेम वही काम करता है, जो मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट रिमूव करते हैं। स्टूडेंट, इसमें ना ही पैरामीटर पास होता है ना ही ये रिटर्न वैल्यू देता है। तो हम सिंपल लिख लेंगे सी आउट
डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। इसका जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो सिर्फ ये होता है, यहाँ पे हम नेगेशन साइन अप्लाई करते हैं और बाकी वही इसका जो होता है जो कंस्ट्रक्टर होता है। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखें हमारे पास 3 दफा कॉल हो रहा है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड एंड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये 3 दफा क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमारे पास अब ये 3 दफा इसलिए कॉल हुआ है क्योंकि ये 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए थे, एक ए का, एक बी का और सी का। तो जब मेन फंक्शन से बाहर आके वो तीनों डिस्ट्रॉय हुए हैं तो हमारे पास 3 दफा डिस्ट्रक्टर कॉल हुए। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है कॉपी कंस्ट्रक्टर में और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है ना वो बनता है, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे पास बनता है डीप कॉपी में, यानी कि जो पॉइंटर होता है ना वो भी हम कॉपी कर सकते हैं और जिस लोकेशन पे वो पॉइंट कर रहा होता है वो भी हम कॉपी कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास होता है ना डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो होता है डायनेमिकली एलोकेटेड। जो मेमोरी होती है ना जिस पे ऑब्जेक्ट बनते हैं वहां पे पॉइंटर तो हम उसमें कॉपी कर सकते हैं, वो शैलो कॉपी पे बनता है, लेकिन हम उसका लोकेशन कॉपी नहीं कर सकते मेमोरी की। तो बस ये डिफरेंस था, ये थी हमारी आज की इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक क्लास है तो डेफिनेटली उस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं और उसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं। तो उस क्लास के एट्रीब्यूट और फंक्शन जब किसी और क्लास में यूज होते हैं तो इस रिलेशन को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब हमारे पास इनहेरिटेंस की 5 टाइप्स हैं, यहाँ पे हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास जैसे कि यहाँ पे क्लास ए नजर आ रही है, एक ये क्लास होती है और दूसरी क्लास होती है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है बी। तो जो क्लास ए है इसके जो एट्रीब्यूट और मेथड्स होंगे वही हम क्लास बी को देंगे। तो क्लास ए है जो जिसके एट्रीब्यूट या मेथड हम किसी और को दे रहे हैं उस क्लास को पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो एट्रीब्यूट या मेथड जो क्लास ले रही है उस क्लास को हम चाइल्ड क्लास कहते हैं या ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। अब इसकी कोडिंग देखते हैं हम कैसे होगी। ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है। यहाँ पे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगी, क्लास ए के नाम से, पब्लिक लिखा क्योंकि मुझे इसके एट्रीब्यूट को पब्लिक रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट दे दिया स्ट्रिंग नेम के नाम से, और एक इसमें फंक्शन बना दिया void info के नाम से, और उसके अंदर मैंने सी आउट करवा दिया है इनहेरिटेड। इसी तरह मैंने जैसे कि बोला कि एक क्लास बी बनाएंगे, उसका कोई भी नाम हो सकता है, मैं क्लास बी बना रही हूँ। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और हम लिखेंगे पब्लिक और ए। अब इसका ये जो सेमीकोलन है ये क्लास को इनहेरिट कर रहा है कि हमारी क्लास बी है जो वो ड्राइव्ड हो रही है किस क्लास से, क्लास ए से। डेफिनेटली क्लास बी के भी कुछ होंगे अपने एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल इसका एट्रीब्यूट है इंट एज, और इसका अपना भी कोई फंक्शन हो सकता है void info बी के नाम से। अब ये देखें मेन फंक्शन में जब हम आएंगे तो हमने जैसे कि बोला है कि जो क्लास ए है उसके एट्रीब्यूट और उसके मेथड्स हैं जो, यानी कि उसके जो फंक्शन है वो अब क्लास बी के पास भी हैं। तो हम अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास बी क्लास का नेम और आगे ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्लास ए के फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है इन्फो। और देखिएगा ये फंक्शन कॉल होगा, हालांकि ये क्लास बी का फंक्शन नहीं है, ये क्लास ए का फंक्शन है इन्फो।
लेकिन क्योंकि हमने इसे इनहेरिट किया हुआ है किसको, बी को, क्लास ए से, बी ड्राइव्ड क्लास है, तो ये क्लास ए के एट्रीब्यूट भी इसके पास हैं जो कि स्ट्रिंग नेम है, और इसका फंक्शन भी क्लास बी के पास है जो कि इन्फो है। रन करके देखेंगे क्या हमारी सिंगल इनहेरिटेंस काम कर रही है या नहीं कर रही। तो हम रन करते हैं, देखिए क्लास ए का फंक्शन कॉल हो रहा है, जबकि हमने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया था, क्लास बी का। तो मतलब कि हमारी इनहेरिटेंस ठीक है, क्लास बी ने किसके मेथड को एक्सेस कर लिया है, क्लास ए के मेथड को। क्लास बी एक ड्राइव्ड क्लास है जबकि क्लास ए एक पेरेंट क्लास है। तो अब हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास दो पेरेंट होते हैं और एक चाइल्ड होता है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया, एक है क्लास ए और एक है क्लास बी, तो ये दोनों पेरेंट है, और क्लास सी है जो वो इनसे ड्राइव्ड है, मतलब कि क्लास ए है जो ये एक पेरेंट क्लास है क्लास सी के लिए, क्लास बी एक पेरेंट क्लास है क्लास सी के लिए। इसके मेथड और इसके एट्रीब्यूट क्लास सी के पास हैं, और क्लास बी के भी मेथड्स और क्लास बी के एट्रीब्यूट भी सी क्लास के पास हैं। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। तो यहाँ पे अब हम एक और क्लास चाहिए, क्लास फॉर एग्जांपल उसका नेम है सी। अब उसको दोनों से इनहेरिटेंस करना है, पब्लिक क्लास ए से कॉमा पब्लिक और क्लास बी से। इसके अपने भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे, फॉर एग्जांपल इसके एट्रीब्यूट में आ जाता है इंट रोल नंबर या कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और इसका एक फंक्शन है वॉइड इन्फो सी के नाम से। अब हमें ये वाली इनहेरिटेंस खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्लास बी भी हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और क्लास सी भी। अब हमें ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, यहाँ पे सी क्लास का। सी ऑब्जेक्ट वन के नाम से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब जो क्लास सी का ऑब्जेक्ट वन है वो किसको एक्सेस करेगा, इन्फो, जो कि क्लास ए का फंक्शन है, एक पेरेंट क्लास का फंक्शन हो गया। और इसी तरह ऑब्जेक्ट वन किसको एक्सेस करेगा, क्लास बी के फंक्शन को, जिसका नाम है इन्फो बी। तो अब हम देखते हैं क्या ये एक्सेस कर पाता है। अगर कर लेगा तो मतलब हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई है, अगर नहीं तो इसमें कोई फॉल्ट है। तो हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें क्लास ए का फंक्शन भी कॉल हो रहा है और क्लास बी का फंक्शन भी कॉल हो रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट हमने किस क्लास का बनाया है, क्लास सी का। तो मतलब कि जो क्लास सी है वो हमारे पास सक्सेसफुली इनहेरिट हो गई है, किससे, क्लास ए से भी और क्लास बी से भी। अब हम इसकी थर्ड टाइप देखते हैं, वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट होता है और दो चाइल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास ए है, तो जो क्लास बी है वो चाइल्ड है और क्लास सी भी चाइल्ड है, और क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट होगी और फिर देन क्लास सी क्लास बी से इनहेरिट होगी। जब हम कोड करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे हमारे पास पेरेंट है क्लास ए और क्लास बी किससे इनहेरिट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास पब्लिक क्लास ए से। क्लास ए क्लास बी से इनहेरिट होगी। अब जो क्लास सी है उसे हम सिर्फ क्लास बी से इनहेरिट करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास बी है इसके पास इसके एट्रीब्यूट आ गया और इसका फंक्शन आ गया, ठीक हो गया। लेकिन जो क्लास सी है उसके पास क्लास बी का फंक्शन तो आया है, क्लास बी का एट्रीब्यूट भी आया है, लेकिन साथ साथ क्लास ए का फंक्शन और एट्रीब्यूट भी आ गया। ये अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि ये कैसे हुआ है। क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और क्लास बी के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, कॉल क्लास ए का फंक्शन इन्फो, क्योंकि बी तो सिर्फ ए से इनहेरिट हुआ है तो इन्फो को कॉल कर लिया हमने, ठीक हो गया। लेकिन जो क्लास सी है उसके पास, अब मैंने क्या बोला है कि क्लास सी है जो वो इनहेरिट किससे हुआ है, क्लास बी से। लेकिन क्योंकि क्लास बी ऑलरेडी इनहेरिट हो चुका है क्लास ए से, तो क्लास सी के पास क्लास ए के भी एट्रीब्यूट होंगे और फंक्शन होंगे और क्लास बी के एट्रीब्यूट भी और फंक्शन भी होंगे। सी को डायरेक्ट ए से इनहेरिट नहीं किया लेकिन फिर भी ये उसके एट्रीब्यूट रखता है। तो देखेंगे ये कैसे रखता है, तो इसे रन करके देखते हैं।
तो ये देखिए हमारे पास 2 दफा क्लास ए का फंक्शन कॉल हो रहा है और 1 दफा क्लास बी का फंक्शन कॉल। बात करें तो इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लड़का है, तो वो एक टाइम पे किसी का बेटा भी हो सकता है और बाप भी हो सकता है, तो मतलब उसकी 2 फॉर्म्स है एट अ टाइम। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की मेजर 2 टाइप होती हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाती हैं कि एक फंक्शन या एक से ज़्यादा फंक्शन जिनके नेम तो सेम होंगे लेकिन उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज होंगे या टाइप ऑफ पैरामीटर्स चेंज होंगी, या उनके नंबर चेंज होंगे या उनकी टाइप चेंज होगी। तो ये अब हम देखते हैं कोडिंग के जरिए। ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे क्योंकि हम ओप पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम है स्टूडेंट। अब मैंने इसे पब्लिक कर लिया और मैंने इसके सेम नाम के फंक्शन बनाएंगे, void info। एक फंक्शन बनाएंगे उसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो हम cout में क्या लिख देंगे, नो पैरामीटर, ताकि हमें आइडेंटिफाई होता रहे कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। एक फंक्शन हम इसी क्लास का बनाएंगे, void info same name but with 1 parameter int a for example। तो यहाँ पे लिख देंगे cout 1 parameter function। इसी तरह हम एक और फंक्शन बनाएंगे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उतने फंक्शन बना लेंगे, void info, और इसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, इंटीजर a एंड फॉर एग्जांपल डबल b। तो इसके लिए हम करेंगे cout 2 पैरामीटर्स फंक्शन। ये आप कौन सी टाइप होगी या फंक्शन ओवरलोडिंग की, जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। अब हम मेन फंक्शन में आएंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट। अब एक दफा ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फो के फंक्शन को कॉल करेगा विद नो पैरामीटर। फिर ये ऑब्जेक्ट है जो ये इन्फो के फंक्शन को कॉल करेगा विद 1 पैरामीटर, इंटीजर वैल्यू अंदर जाएगी। तो ये हमने अंदर लिख लिया 4 फॉर एग्जांपल। उसके बाद है ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो विद 2 पैरामीटर, एक इंटीजर वैल्यू है तो वो हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 3 और एक डबल है 6.2 लिख लिया, और ये रिटर्न 0। अब देखिएगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट है जो हमारा, इसे ये वाला फंक्शन कॉल करना चाहिए, ऑब्जेक्ट इसको, ये 1 पैरामीटर वाला, और थर्ड को ये वाला। तो हम रन करके देखते हैं ये हमारी काम कर रही है या नहीं। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की जो सेकंड टाइप है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली है क्या, तो वो हम कोड करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, फॉर एग्जांपल हमने कम्प्लेक्स के नाम से क्लास बनाई है क्योंकि हमने एक कम्प्लेक्स नंबर लेना है। कम्प्लेक्स नंबर हमने कैसे लेना है, रियल और इमेजिनरी को प्लस करके, और वो हम डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर पे एरर दे देता है। वो कहता है कि ये ऑपरेटर C++ लैंग्वेज में नहीं है, उसके लिए हम उसे ओवरलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम उसे कैसे करते हैं ओवरलोड। एक इंटीजर रियल के नाम से एक हमारे पास होगा और एक इमेजिनरी के नाम से, क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 2 से मिलकर बनता है, रियल से और इमेजिनरी से। उसके बाद हम पब्लिक लिखेंगे, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि जो हमारा
क्लास का नेम होगा ना, जाहिर है कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम से ही बनता है, हम वो कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाएंगे? इन दोनों को वैल्यूज देने के लिए। किन दोनों को? रियल और इमेजिनरी को। तो इंट आर एक हमने पैरामीटर पास कर लिया और एक हमने पास कर लिया इंट आई। यहाँ पे आ जाओ। अब जो रियल है उसे क्या देना है हमने? आर, क्योंकि नाम तो कोई भी हो सकता है लेकिन मैंने यहाँ पे ये दी है। इमेजिनरी को अब हम क्या देंगे? आई। ये उनकी वैल्यू इनिशियलाइज होंगी। यहाँ तक तो समझ आ गई है ना कि हमने इन दोनों को वैल्यूज असाइन की हैं। मेन काम यहाँ पे अब आता है कि हमने जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी होती है ना, हमने देखना कि हमने कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। ये हमने लिखा कम्प्लेक्स। अब ऑपरेटर और प्लस, क्योंकि मैंने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं जो ऑपरेटर ओवरलोड करना होगा वो। अब मैंने यहाँ पे कम्प्लेक्स क्यों रखा है? क्योंकि रियल और इमेजिनरी को जब प्लस करना है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसकी डाटा टाइप क्या होगी? कम्प्लेक्स। तो हमें वो रिटर्न करवानी है, इसलिए हमने ऑपरेटर की डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स रख ली है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आएगा क्या? हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना कम्प्लेक्स टाइप का, उसका हम एड्रेस भेजेंगे यहाँ पे। कांस्टेंट एड्रेस के साथ उस ऑब्जेक्ट को भेजेंगे। वैसे क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि जब एड्रेस भेजते हैं तो वो उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू को कॉपी करते हैं, तो हम उसे एड्रेस के साथ भेजेंगे। उसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेंगे कम्प्लेक्स रिजल्ट के नाम से। ये भी हम देखते हैं हम क्यों बनाएंगे। अब जो रियल का इमेजिनरी होगा, जो रिजल्ट का, रिजल्ट में हमने दोनों वैल्यूज को स्टोर करानी है। जो उसका इमेजिनरी होगा वो किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका इमेजिनरी प्लस जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है उसके इमेजिनरी के इक्वल। इसी तरह रिजल्ट का जो रियल होगा वो किसके इक्वल होगा? करंट के रियल के प्लस जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया, जिसका एड्रेस हमने यहाँ पे पास किया, उसके रियल के। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? रिटर्न रिजल्ट। अब समझ आई कि जब हम इंटीजर और रियल और इमेजिनरी दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो होती है कम्प्लेक्स वैल्यू। तो इसलिए इस ऑपरेटर को जब हमने ओवरलोड किया प्लस ऑपरेटर को, तो इसके लिए हमने उसकी डेटा टाइप रखी है कम्प्लेक्स, ताकि वो रिटर्न हो सके। अब हमारा काम है असल मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आ जाते हैं। हमने जो कम्प्लेक्स हमारी क्लास है ना, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया C1। C1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाए। अब जब भी देखें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो वैल्यूज होती है, एक इंटीजर और एक रियल और एक इमेजिनरी। तो ये फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू हमारी रियल है और दूसरी वैल्यू हमारी इमेजिनरी है। अब इसको किसी के साथ प्लस भी तो करना है ना, जाहिर है हम कम्प्लेक्स नंबर को प्लस कर रहे हैं ना। ये तो हमने ये देखा है ना कि कम्प्लेक्स नंबर बनता किससे है? वो रियल और इमेजिनरी से बनता है। तो अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम दूसरी वैल्यू पास करेंगे। फॉर एग्जांपल दूसरे हमने इसमें प्लस करने 6 और 7, कुछ भी रख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। उसके बाद हम एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी कम्प्लेक्स। वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि वो इन दोनों को प्लस करेगा। बेसिकली अगर हम विदाउट, मैं आपको बताती हूँ कि असल काम यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम इस C3 में इस C1 प्लस C2 को डायरेक्ट करेंगे ना विदाउट दिस, तो फिर ये एरर देगा। वो कहता है कि ये हमारे पास अनडिफाइंड है। तो इसे डिफाइंड करने के लिए हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। अब अगर हम डायरेक्ट इस C3 में C1 प्लस C2 करते विदाउट इस ऑपरेटर को ओवरलोडिंग, वो यहाँ पे एरर देना था। उसने कहना था कि ये ऑपरेटर हमारे पास डिफाइंड नहीं है, उसके लिए हमने इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग को किया है। अब ये C3 में गया है। अब हम क्या करेंगे कि C3 को डिस्प्ले करना है, उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं C3 डॉट डिस्प्ले। ये भी हम ऊपर कर लेते हैं डिफाइन। ये डिस्प्ले का फंक्शन है, ये हम अब ऊपर अब हमें बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे बना लेते हैं सिंपल वाइट डिस्प्ले के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया और उसके अंदर हम सी आउट क्या करवा देंगे? सी आउट रियल, और फिर हमें आई चाहिए क्योंकि हम
फिर उसको बनाना है, हमने कम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो हम प्लस आई करेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, इमेज में जो हमारा पार्ट होगा वो कर देंगे और उसके बाद हम एंड लाइन कर देंगे। ये हमारी कोडिंग है। अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम कर रहा है या नहीं। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जब हमने कम्प्लेक्स का बनाना है ना कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज, तो उससे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेके उनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर देनी है, अदरवाइज ये एरर देगा क्योंकि उसके अंदर रबिश वैल्यू चली जाएगी। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास सही तरीके से ये काम कर रहा है, तो मतलब हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग ठीक है। वीडियो का टॉपिक है यूनियरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनियरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी हमारे पास फर्दर उसकी दो टाइप्स आती हैं, प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इन दोनों में सिर्फ एक वैल्यूज का डिफरेंस होता है। मतलब प्री इंक्रीमेंट वो होता है जिसमें हम वैल्यू के पहले ही उसे इंक्रीमेंट कर देते हैं, किससे पहले, उसे एक्सप्रेशन में यूज करने से पहले। तो हमारे पास एक्सप्रेशन भी अपडेटेड वैल्यूज का बनता है और उसका रिजल्ट भी अपडेटेड वैल्यू का आता है। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि हम वैल्यू को बाद में इंक्रीज करते हैं, पहले उसे इम्प्रेशन में रियल उसकी वैल्यू को यूज करते हैं। इम्प्रेशन में जब यूज हो जाती है फिर हम उस वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है उसमें अपडेटेड वैल्यू यूज होती है। अब हम इसे कोड के जरिए देखते हैं। ये मैंने .c++ ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूंगी। फॉर एग्जांपल क्लास का नेम है नंबर। इसके अंदर मैं एक प्राइवेट डाटा मेंबर डिक्लेयर करूंगी इंटीजर नम के नाम से। उसके बाद मैं पब्लिक लिखूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेने हैं। कंस्ट्रक्टर मुझे क्यों चाहिए, इसकी वैल्यू को लेने के लिए नंबर, और नीचे से मेरे पास क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू, और उस इंटीजर वैल्यू को मैं दे दूंगी नम को। यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद अब हमने करना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं कि डाटा टाइप लिखते हैं किसकी, जो नंबर होता है। तो नंबर की डाटा टाइप क्या है, जो हमने क्लास बनाई है नंबर। उसके बाद हम ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करते हैं और आगे हमने जो ऑपरेटर लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैंने वो लिख दिया। ये जो मैं कोड कर रही हूँ ये है पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए, सॉरी प्री इंक्रीमेंट के लिए। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए हम बात करेंगे। यहाँ के मैं क्या कर दूंगी कि वैल्यू मेरे पास अब क्या है नम, मैं उसको इंक्रीज कर दूंगी, लेकिन मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज किया है। देखिए प्लस प्लस मैंने वैल्यू से पहले लगाया। और नीचे आके मैं कर दूंगी रिटर्न और दिस। अब ये दिस क्या है, ये दिस पॉइंटर है। ये पॉइंटर C++ में एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर होता है जो हमारे डाटा मेंबर्स को डिफ्रेंशिएट करता है, किससे, हमारे पैरामीटर से या लोकल वेरिएबल से। तो भी हमारा पैरामीटर या लोकल वेरिएबल क्या है, हमारा डाटा मेंबर क्या है नम, तो ये उसको रिटर्न करेगा इस नंबर की डाटा टाइप के साथ। तो ये है हमारा यहाँ पे दिस पॉइंटर का काम। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किसका, नंबर। फॉर एग्जाम्पल नम उसका ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी, इंटीजर वैल्यू हमने कोई भेजनी है तो 10 भेज दी हमने। नीचे आके अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिस्प्ले का फंक्शन बना देते हैं जो कि हमारी वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा, वाइट डिस्प्ले। और यहाँ पे कर देंगे सी आउट नम, सी आउट नम एंड लाइन। तो यहाँ पे हम आके क्या कर देंगे कि पहले इस नम के साथ हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये डिस्प्ले का फंक्शन है बिफोर, तो हम यहाँ पे सी आउट भी करवा देते हैं, बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक हो गया, तो हमारा ये डिस्प्ले करवा देगा वो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे नंबर को इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया, अब यहाँ पे हमें ये एरर नहीं देगा, अदरवाइज ये एरर देता, क्योंकि हमारे पास ये C++ में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो इसे नहीं समझता कि ये क्या है, तो इसके लिए हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। अब हम सी आउट करेंगे। अब हम दोबारा फंक्शन नाम को कॉल करेंगे, मतलब डिस्प्ले को।
तो हम लिखेंगे आफ्टर इंक्रीमेंट, यानी कि अब वैल्यू को, जब ऑपरेटर को ओवरलोड कर लिया हमने, वैल्यू को भी कर लिया, तो अब डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई। रिटर्न 0। ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोड हो गया है। अब हम इसे रन करके देखेंगे कि क्या ये रन होता है या नहीं। तो हम ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हम इसे नीचे करके लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें वो एरर देगा, और नीचे करके हम डिस्प्ले कर देंगे नम डॉट डिस्प्ले का फंक्शन। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हम इस नम और डिस्प्ले को नीचे ले आते हैं, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे एरर शो करवाएगा, वरना क्योंकि एक ही लाइन में वो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड लाइन। अब इसे रन करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो ये हमने रन कर लिया। ये सेमीकोलन का है, तो ये हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, बिफोर इंक्रीमेंट 10 था और आफ्टर इंक्रीमेंट 11 हो गया। ठीक हो गया। अब हमने इसकी दूसरी टाइप क्या पढ़ी थी, ये तो था प्री इंक्रीमेंट, अब पढ़िए पोस्ट इंक्रीमेंट। इन दोनों में एक मैंने डिफरेंस आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्री इंक्रीमेंट में हम वैल्यू को पहले इंक्रीज करते हैं और फिर उसे एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, यानी कि अपडेटेड वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होती है, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में एज इट इज वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज होती है। जब वो यूज हो जाती है फिर उसको हम इंक्रीज करते हैं, तो फिर वो रिजल्ट में अपडेटेड वैल्यू होती है, रिजल्ट अपडेटेड आता है दोनों सूरतों में। अब यहाँ पे बाकी चीजें सेम रहेंगी, ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे हम अब क्या कर देंगे, प्लस प्लस, ये अब पोस्ट हो गया, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे इंट लिखेंगे, बस दोनों में ये डिफरेंस है। जब हमने पोस्ट करना है तो हमने एज अ पैरामीटर इंटीजर देना है, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस। अब हम इसे रन करके देखते हैं, क्योंकि आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा। और ये देखिए, बिफोर इंक्रीमेंट 10 एंड आफ्टर इंक्रीमेंट 11। अब मैं आपको माइनस के साथ भी करके दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे हम अब लिख लेंगे माइनस माइनस, यहाँ पे भी अब हम कर लेंगे माइनस माइनस, और यहाँ पे भी अब हम कर लेंगे माइनस माइनस। तो ये क्या हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इसे मैं आपको बताती हूँ कि ये अब लिख लें डिक्रीमेंट। वैसे इसका कोई इश्यू नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए इसे चेंज कर दिया। और अब देखें, बिफोर डिक्रीमेंट 10 था और आफ्टर डिक्रीमेंट 9 हो गया। इसी तरह अगर हम आपने पोस्ट इनके डिक्रीमेंट करना है तो आप इंटीजर को यहाँ से हटा देंगे, इस माइनस माइनस को फर्स्ट पे ले आएंगे एंड इस वाले माइनस को फर्स्ट पे ले आएंगे। ये देखें, बिफोर वैल्यूज मैंने आपको बताया कि दोनों सूरतों में सेम आएंगी, क्योंकि रिजल्ट तो थी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास क्या होता है कि हम रन टाइम पे जाके ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जबकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम कंपाइल टाइम के दौरान ये डिसीजन लेते थे कि हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है। अब जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में एक फंक्शन यूज होता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली क्या है, वर्चुअल एक की है जिसको हम जब फंक्शन के साथ लिखते हैं, किस फंक्शन के साथ, बेस क्लास के फंक्शन के साथ। बेस क्लास के फंक्शन के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब है कि अब हम इसके सेम नेम का फंक्शन ड्राइव्ड क्लास में भी बना सकते हैं। मतलब उसकी बॉडी चेंज होगी, इसकी बॉडी चेंज होगी, लेकिन फंक्शन का नेम सेम होगा। अब हम इसे कोड करके देखते हैं। ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया, मैंने एक क्लास बनाई है क्लास बेस के नाम से, और पब्लिक फॉर एग्जांपल इसके एट्रीब्यूट हैं इंट एज स्ट्रिंग नेम या जो भी हो सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया वाइट
इन्फो के नाम से। और यहाँ पे मैंने सी आउट में करवा लिया है आइडेंटिफाई करने के लिए, दिस इज बेस क्लास फंक्शन। इसी तरह मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे बना लिया है वाइट प्रिंट के नाम से, और इसके अंदर भी मैंने लिख दिया सी आउट दिस इज बेस क्लास फंक्शन। अब मैंने एक ड्राइव्ड क्लास बनानी है, क्लास ड्राइव जिसका नाम रख लेते हैं, और उसे पब्लिकली इनहेरिट करना है किससे, बेस क्लास से। ये अब अब इसका जो मेथड होगा ना, या इसका जो फंक्शन होगा उसका भी सेम नहीं होगा, वाइट इन्फो। और यहाँ पे हम सी आउट करवा देंगे दिस इज ड्राइव्ड क्लास फंक्शन। इसी तरह इसका भी एक प्रिंट वाला फंक्शन बनाएंगे, वाइट प्रिंट के नाम से, और इसके अंदर लिख देंगे सी आउट दिस इज डिराइव्ड क्लास फंक्शन। अब हम आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आके हमने जो बेस क्लास होनी है ना, हमेशा उसका पॉइंटर बनाना है। तो बेस, इसका हमने पॉइंटर बनाना है, तो ये बेस पीटीआर उसका नाम रख लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम हो सकता है, मैंने ये रख लिया। लेकिन ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जो मेरे पास बेस क्लास होगी ना, जो उसका पॉइंटर होगा, उसको मैंने एड्रेस देना है किसका, बेस पीटीआर, ये पॉइंटर है, इसको मैंने एड्रेस देना है किसका, ऑब्जेक्ट का। और अब मैं फंक्शन कॉल करूंगी बेस पीटीआर। अब मैं ये एरो ऑपरेटर लगाऊंगी, क्योंकि अब डॉट ऑपरेटर नहीं लगेगा, क्योंकि जब पॉइंटर से फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये लगाते हैं। इन्फो के नाम से एक हमारा फंक्शन था, और दूसरा हमारा फंक्शन था प्रिंट के नाम से, और ये रिटर्न 0। अब हम इसे रन करके देखते हैं। और ये देखें, दिस इज बेस क्लास फंक्शन, दिस इज बेस क्लास फंक्शन, कि दोनों के लिए ये वाले फंक्शन कॉल हो रहे हैं। जबकि हमने यहाँ पे आके बेस पीटीआर यानी कि जो बेस पॉइंटर था उसको हमने ऑब्जेक्ट दिया था एड्रेस का, फिर भी उसने इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसके साथ एक कीवर्ड यूज करेंगे, वर्चुअल। ठीक हो गया, इसके साथ भी कीवर्ड यूज करेंगे वर्चुअल। अब इसे एक और भी इसका नेम होता है, इसे कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। कि देखें, ये जो फंक्शन है वही फंक्शन इधर यूज हो रहा है, और जो ये फंक्शन है वही फंक्शन इधर यूज हो रहा है। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये क्या अब हमारी ड्राइव्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा या नहीं। तो ये देखें, दिस इज ड्राइव्ड क्लास फंक्शन, दिस इज ड्राइव्ड क्लास फंक्शन। तो ये थी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फंक्शन ओवरराइडिंग, या वर्चुअल फंक्शन। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल से आपको सही से समझ आएगी। ये देखें, हमारे पास है बेस क्लास एनिमल। एनिमल के अंदर हमने एक वॉइड फंक्शन बनाया है मेक साउंड, कि एनिमल किस तरह की साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके अंदर हमने सी आउट किया सम जेनेरिक साउंड, कि जैसे जैसे एनिमल होगा वैसी वैसी उसकी
साउंड होगी। अब हमने इस वाले फंक्शन को तो कॉल नहीं करना, क्योंकि इसको कॉल करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो एनिमल तो कोई भी हो सकता है। हमने लेनी है एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स। इसके लिए ही हम ये फंक्शन ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गई है क्लास डॉग। ये देखें यहाँ पे नजर आ रही है क्लास डॉग। उसको पब्लिकली इनहेरिट किया हमने एनिमल से, ठीक हो गया। अब हमने लिखा वॉइड मेक साउंड, वही फंक्शन यानी कि फंक्शन को ओवरराइड किया है, और हमने अंदर कर दिया है सी आउट, जो डॉग की आवाज होती है वो, ठीक हो गया। इसी तरह हमने एक और ड्राइव क्लास ली है कैट के नाम पे, उसको भी पब्लिक कर दिया एनिमल के साथ, और वही फंक्शन ओवरराइड किया है जो कि। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन फंक्शन। इसी तरह एनिमल एक खुद चीज है, लेकिन उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे डॉग हो गया, कैट हो गया, इसी तरह और भी बहुत से एनिमल्स हो सकते हैं। मैं आपको इन दो की एग्जांपल देती हूँ। उसके बाद हम मेन फंक्शन में आते हैं। हमने पॉइंटर क्रिएट कर लिया। पॉइंटर किसका क्रिएट करते हैं? बेस क्लास का। एक हमने एनिमल 1 के नाम से कर लिया, एक हमने एनिमल 2 के नाम से कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइव क्लासेस है, एक डॉग की और एक कैट की। अब ये न्यू डॉग क्या है? ये भी हमारे पास, जैसे हमने लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट दे के उसका एड्रेस दिया था ना, इसका भी वही मतलब है कि यहाँ पे हम जो न्यू का कीवर्ड है ना, वो हमें हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट को। किसके ऑब्जेक्ट को? डॉग के ऑब्जेक्ट को और कैट के ऑब्जेक्ट की हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट करता है। उसके ऊपर हमने वैसे ही, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमने जो उसका पॉइंटर होता है उसके साथ हमने फंक्शन कॉल कर दिए। अब ये जो एनिमल 1 पॉइंटर है, ये किसके ऑब्जेक्ट के को सेव कर रहा है? डॉग के ऑब्जेक्ट को, और ये एनिमल 2 ये कैट के ऑब्जेक्ट को। इसी तरह जब हमने ये फंक्शन को कॉल कर लेना है, तो हमने जो मेमोरी हीप पे दी है, एलोकेट मेमोरी की है किसके ऑब्जेक्ट को? दोनों के ऑब्जेक्ट को, उसको हमने डिलीट करना है। डिलीट एनिमल 1, डिलीट एनिमल 2। इसका मतलब है कि हमने जो मेमोरी उन्हें हीप पे एलोकेट की है, उस मेमोरी को, उस जगह को फ्री कर दो। अब हम इसे रन करके देखते हैं, और ये देखें हमारे पास हमें रिक्वायर्ड क्या था कि हमें एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स की आवाज चाहिए। किसकी? डॉग की और कैट की। तो वो हमें मिल गई है। हमें इस फंक्शन से कोई लेना। रिलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को इनकैप्सुलेट करना। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या? कि क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट कैसे करना? कि आउटर वर्ल्ड में उन्हें कोई डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी होगी, या सम टाइम हमारे नेम होते हैं, हमारे किसी चीज़ का पासवर्ड होता है जो हमने प्राइवेट रखना होता है कि लोग उसे डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। इस तरह क्लासेस के अंदर भी जो हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं वो भी यही होते हैं। कोड हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो हमने उनकी सेटिंग इस तरह से करनी है कि कोई भी आउटर वर्ल्ड में से डायरेक्ट उन क्लासेस के डाटा मेंबर्स और फंक्शन को एक्सेस ना कर सके। उसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस करवाते हैं। तो यही इसका मेन पर्पज है। अब हम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन हम करते कैसे हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स उन डाटा मेंबर्स और फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। इन तीनों की अलग प्रॉपर्टीज हैं। ये तीनों डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक। तो जो पब्लिक होता है, अगर हम इसका कीवर्ड यूज कर लें किसी भी डाटा मेंबर के अंदर के ऊपर या फंक्शन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि बाहर आउटर वर्ल्ड से कोई भी इन्हें एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पार्क है हमारे पास, तो पार्क एक पब्लिक चीज है, हमें उसे हाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर है, तो घर एक प्राइवेट चीज है, तो उसके लिए हम प्राइवेट यूज कर सकते हैं, या किसी का नेम है या किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो अगर डाटा मेंबर या फंक्शन में किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, तो उसके ऊपर हम प्राइवेट लिखेंगे। इस तरह प्रोटेक्टेड, जब हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, तो ये जो हमने इनहेरिटेंस पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि हमारे पास 2 क्लास होती हैं। एक क्लास होती है बेस क्लास और दूसरी होती है ड्राइव क्लास। तो अगर हम डाटा मेंबर्स के ऊपर बेस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसकी ड्राइव क्लास उसके डाटा मेंबर्स और उसके फंक्शन मेंबर को एक्सेस कर सकती है। अब हम देखते हैं इनकी कोडिंग।
ये मैंने डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया है। मैं एक क्लास बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल क्लास एम्प्लॉय के नाम पे। अब आप देखें कि एम्प्लॉय, अगर हमने एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हम देखेंगे कि सैलरी एक प्राइवेट चीज़ है, तो हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, प्राइवेट। देखें यहाँ पे हमें जैसी ज़रूरत होगी हम वैसा यूज़ कर लेंगे, इंट सैलरी। अब जब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी प्राइवेट चीज़ होती है, प्राइवेट डाटा मेंबर होता है, इसको एक्सेस करने के लिए हम सेटर और गेटर फंक्शन यूज करते हैं। इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं एक्सेस कर सकते, यही तो इसकी प्रॉपर्टी है। अगर डायरेक्ट एक्सेस कर लें तो प्राइवेट लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, एम्प्लॉय क्लास का। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे वैल्यू को सेट करने के लिए। उसकी टाइप आप अगर इंटीजर रखेंगे तो सी आउट मेन फंक्शन में करवा लेंगे। मैं वाइट रख रही हूँ तो ऊपर ही मैं सी आउट करवाऊंगा, वाइट सेट सैलरी। ठीक हो गया। इसी तरह उसको लेने के लिए ही, यानी कि वो मैं बना लूंगी वाइट गेट सैलरी। ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ सेट फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें सैलरी तो किसी भी टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो पार्ट टाइम भी जॉब करता है, तो उसकी दो सैलरी होंगी, एक फुल टाइम फॉर एग्जांपल 300 है और एक पार्ट टाइम फॉर एग्जांपल 200 है। अब ऊपर भी हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, इंटीजर फुल टाइम फॉर एग्जांपल एक का नाम है और दूसरे का इंटीजर पार्ट टाइम। अब सैलरी हमारी जो टोटल होगी वो किसके इक्वल होगी, फुल टाइम प्लस पार्ट टाइम। अब इसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सी। अब हमने यहाँ पे उसे गेट करने के लिए सिंपल हमने लिख लिया सी आउट सैलरी और एंड लाइन। और यहाँ पे obj डॉट गेट सैलरी का फंक्शन कॉल हो गया और यहाँ पे रिटर्न 0। और ये देखें हमारे पास टोटल सैलरी आ गई है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये हमने कैसे करना था। अगर हमने फॉर एग्जांपल एरिया कैलकुलेट करने सर्कल का, तो हम लिखेंगे क्लास सर्कल, प्राइवेट में यहाँ पे इंटीजर एरिया, वाइड सेट एरिया। इंटीजर में एक हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर, इसे अभी छोड़ते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इसे भी अभी खत्म करते हैं। यहाँ पे वाइड गेट एरिया, ये आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल, सी आउट एरिया। नीचे आ जाए, ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे सेट एरिया। ऑब्जेक्ट क्लास का नेम तो चेंज ही नहीं किया भाई, सर्कल। और यहाँ पे गेट एरिया। अब एरिया लेने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, रेडियस की। तो फॉर एग्जांपल 6 रेडियस है इसका। ऊपर चले जाएंगे, इंटीजर रेडियस। अब एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 3.14 और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई स्टैटिक रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। और अब हम इसे रन करके देखते हैं और ये देखें हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो गया। उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट का
का मतलब होता है कि हम जो अननेसेसरी डिटेल होती है, ऐसी डिटेल जो हम चाहते हैं कि लोगों तक ना पहुंचे या वो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम हाइड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, जैसा कि हम जाते हैं फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट पे, तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, वहाँ पे खाना खाना। तो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट की सूरत में खाना बन के आ जाता है। उस खाना बनने के पीछे प्रोसेस का है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो इसलिए हम खाना बनने के अमल को इग्नोर करते हैं और अपने मेन टारगेट पे फोकस करते हैं, जो कि खाना खाना। इसी तरह अगर हम एक गाड़ी देखते हैं कि गाड़ी क्या है, तो हमारा मकसद होता है गाड़ी को चलाना, उसकी रनिंग को चेक करना, वो कैसे चलती है, वो ठीक है नहीं ठीक। गाड़ी बनाने के पीछे पर्पस क्या है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब कि हमने अननेसेसरी डिटेल यानी कि जो प्रोसेस जो गाड़ी बनाने पे लगा है, हमने उसे इग्नोर कर दिया है और हम अपने पर्पस पे फोकस कर रहे हैं कि गाड़ी को चलाना या गाड़ी की वर्किंग को चेक करना। इससे हमारे पास क्या होगा कि पहले कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रीयूजेबल होगा, सिक्योर होगा और एफिशिएंट होगा। एक किस्म की इसमें सिक्योरिटी भी तो हो सकती है कि हम अननेसेसरी डिटेल या ऐसी डिटेल जो हम लोगों के सामने नहीं लाना चाहते उसे हम हाइड कर देते हैं, तो ये सिक्योरिटी में भी आ जाता है। अब हमने इनकैप्सुलेशन देखी थी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनकैप्सुलेशन में ऐसा होता था कि हम उस चीज़ की डिटेल को क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट कर देते थे, उसके एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करते हुए उस डिटेल को हाइड कर देते थे, प्रोटेक्ट कर देते थे। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि हम अननेसेसरी जो डिटेल होती हैं उसे हम हाइड करते हैं, अदरवाइज हम इसे हाइड नहीं करते। तो अब हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन जो होती है वो बेसिकली हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करके बनती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ऐसी क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उस क्लास का पर्पस क्या हो सकता है, तो ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते कैसे हैं, बात ये आ जाती है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन से। उस फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे बनता है जो कि हमारी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता है। तो देखते हैं कोडिंग के जरिए। ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है। मैं एक क्लास बनाऊंगी फॉर एग्जांपल क्लास एनिमल के नाम से। उसके अंदर मैंने किया पब्लिक और मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बना दिया, सिंपल फंक्शन बनाना है, वाइड फॉर एग्जांपल इन्फो 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 के नाम से। अब इस फंक्शन को मैंने अब क्या बनाना है, प्योर वर्चुअल फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ताकि हमारी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वर्चुअल का कीवर्ड यूज करूंगी, वर्चुअल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो अब इस फंक्शन को देख के आपको पता चल रहा है कि ये फंक्शन की कोई बॉडी नहीं है। तो ऐसा फंक्शन जिससे पहले हम वर्चुअल कीवर्ड यूज कर रहे हैं और उसकी कोई बॉडी नहीं होती, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब ये जो एनिमल की क्लास है ना, ये हमारे पास बन गई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कि हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे जब इसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर सकते तो इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस ये है कि सम टाइम हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि हम उस क्लास में नहीं चाहते कि उसके फंक्शन तक कोई डायरेक्ट एक्सेस करे, डायरेक्ट उसके ऑब्जेक्ट के जरिए। तो फिर कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके साथ, उसके लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो हम एक क्लास बना लेंगे, क्लास डॉग, और इसे पब्लिकली इनहेरिट कर देंगे किससे, एनिमल से। अब देखें, अब हो सकता है यहाँ पे एक और फंक्शन भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है इसका एक और फंक्शन हो वाइड info1 के नाम से, तो उसे भी तो हमने करना है ना एक्सेस। अब हो सकता है इसका ये वाला फंक्शन भी हो, तो इस फंक्शन को हम कैसे कर सकते हैं, इसी का ऑब्जेक्ट बना के। किसका ऑब्जेक्ट बना के, इस डॉग का ऑब्जेक्ट बना के।
एक चीज आपको और भी यहाँ नजर आ रही होगी, सिक्योरिटी के अलावा भी आप अगर देखें तो जो एनिमल है वो एनिमल एक चीज हो सकती है, लेकिन किसी भी एनिमल का एक स्पेसिफिक नेम होता है। किसी एनिमल को हम ये नहीं कह सकते ये एनिमल है, उसको हम कहेंगे ये डॉग है, ये कैट है, लेकिन हम उस एनिमल को एनिमल, यानी कि एनिमल इटसेल्फ एक ऐसी चीज नहीं है कि उसके लिए अलग क्लास बनाई जाए, लेकिन जब उसकी टाइप्स आएंगी तो उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो हम एनिमल का फंक्शन को अगर बॉडी देंगे तो वो अननेसेसरी होगी, क्योंकि एनिमल हमारे पास उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ, उसकी टाइप्स के लिए होगी कि एनिमल्स में क्या आ जाता है, डॉग आ जाती है, कैट आ जाती है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इस फंक्शन को हम एक्सेस करेंगे। तो आपने देखा है कि ये हमारे पास अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वर्चुअल। तो वर्चुअल का कीवर्ड हमने यूज किया, तो जाहिर है हम यहाँ पे अब इसे, ये अब फंक्शन ओवरराइडिंग भी इधर हो रही है। अब हम एब्स्ट्रैक्शन में दो बेसिकली कंसेप्ट को यूज किया, एक किसको, इनहेरिटेंस को, दूसरा फंक्शन ओवरराइडिंग को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाइट इन्फो। अब देखें, एनिमल के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रही, क्योंकि वो हम नहीं जानते कि एनिमल किस एनिमल के बारे में बात हो रही है, लेकिन अब हम पता है कि डॉग के बारे में बात हो रही है। तो हम लिखेंगे सी आउट डॉग फंक्शन या कुछ भी लाइन। अब हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको जैसे बोला कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, तो यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगी कि वो वाकई क्रिएट नहीं होगा। दिस इज फंक्शन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं ताकि जब रन हो तो हमें नजर आ जाए। यहाँ पे अब हम एनिमल लिखेंगे, एनिमल, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम फंक्शन कॉल करते हैं इन्फो का फॉर एग्जांपल, तो इसे रन करते हैं। तो ये देखिए एरर आ रहा है, तो वो एरर इसी वजह से आ रहा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं क्रिएट कर सकते। क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो अब हम इसे इसलिए रिमूव करेंगे और ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, डॉग क्लास का। अब हमें चाहिए भी इंफॉर्मेशन डॉग की, जाहिर है एनिमल का तो हमें पता ही नहीं है किस एनिमल की बात हो रही है, एनिमल में कैटेगरी जो आएगी हम तो उसकी बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो और इसी तरह ऑब्जेक्ट डॉट इन्फो वन का फंक्शन हम कॉल कर लेंगे। और अब इसे रन करके हम देखते हैं, और ये देखिए डॉग फंक्शन, दिस इज फंक्शन, तो मतलब हमारे पास दोनों फंक्शन अब कॉल हो रहे हैं। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि हमारे पास जो एक क्लास है वो अननेसेसरी है, जैसे कि एनिमल है, तो एनिमल इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है कि हमारे पास उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। हाँ, एनिमल की टाइप्स हो सकती हैं जैसे कि डॉग, कैट, तो हमें उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, ना कि एनिमल की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करेंगे। एक तो ये इसकी कैटेगरी होगी, दूसरा ये हो गया कि हम किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि जो उसकी इंफॉर्मेशन है उसे हम सिर्फ इनहेरिटेंस के जरिए उसकी ड्राइव्ड क्लास से ले सकें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के उसे ना हम ले सकें। तो मतलब ये भी एक सिक्योरिटी के पर्पज में आता है। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बना के इसे एक्सेस कर लिया है। उम्मीद है आपको इस एब्स्ट्रैक्शन की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।